हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याएं, आज इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हम हल करने वाले हैं। और हमने आज स्टार्ट किया है 2025 और 26 का नया सिलेबस कक्षा 10वीं का। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे पहले। और उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट कर दे। और कमेंट में लिखना है आपको मज़ा आया, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार लाइक ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत ही आसान सा और एक सरल सा प्रश्न है हमारा, और आज हमने शुरुआत कर दी है इसकी। प्रश्नावली हमारी 1.1 है। सबसे पहले प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न क्या कहता है, देखिए। प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नॉर्मल बात है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखा करो। जब मैं पढ़ाऊं तो नो टेंशन, बिल्कुल आराम से कंसेप्ट के साथ एक एक चीज क्लियर करेंगे। ओके, तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वो संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, वो संख्याएं हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। और उनके गुणनखंड करना है हमें किसके? 140 के। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 140 जो है यहां से स्टार्ट करते हैं, 140 से। तो 140 आपका जो है उसको लिखना है आपको ऐसे, बस इतना लिखना है। इसके बाद में मैं जो बताऊंगा वो है यहाँ पर 140। 140 के हम अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से निकालते हैं। 2 से निकालेंगे, 2 सत्ते 14, 0। 2 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35, और 7 से करेंगे 7 एकम 7। समझ लीजिए आपका प्रश्न कम से कम 80% हल हो चुका है। अब हमें केवल इसको लिखना है। अब आप यहाँ पे देखिए, 2 कितनी बार आया है बच्चों? 2 आया है 2 बार। तो 2 बार आया है तो भाई घात कितनी लगा देंगे? 2। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम वर्क करते हैं तो कोई भी संख्या अगर 2 बार रिपीट है तो उसको घात लगा देते हैं हम, क्या? 2। 3 बार है 3 लगा देंगे। जितनी बार संख्या रिपीट होगी उतनी घात लगा देंगे। 5 कितनी बार है? 5 एक बार है तो एक तो घात लगती नहीं है। फिर उसके बाद में 7 कितनी बार है? 7 एक बार है, तो उसको ऐसे लिखना है। आपका प्रश्न हल हो चुका है 100%। बस ये था, क्लियर है। नोट कीजिए और वीडियो को रोक दीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पूरी वीडियो देखें, मैं केवल इतना चाहता हूं जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप उतना ही देखें, ठीक है। तो बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिया है फर्स्ट पार्ट। अब आगे के जितने भी पार्ट हैं आप खुद से सॉल्व करें और फिर वीडियो से आप मैच कर लें कि कितना सही है कितना गलत। वीडियो नहीं देखना, मैं मना कर रहा हूँ वीडियो की आप मत देखिए। आप केवल अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में फिर वीडियो देखिए, ठीक है। तो खुद से स्टडी करेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। हम एक माध्यम है आपको बताने का, समझाने का, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ केवल बता सकता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इतना होने के बाद में इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे है हमारा कितना? 156। तो 156 के हम क्या करेंगे? वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पे लिखना है हमें 156। 2 से करेंगे तो कितना होता है? 2 सत्ते 14, और ये होता है हमारा कितना? 2 अट्ठे 16। इतना करने के बाद में हम करेंगे इसको 2 से। 2 तिये 6, और यहाँ पर 1 बचेगा, 2 नम्मे 18। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, और फिर करेंगे 3 तिरके 9। फिर करेंगे 13 से, 13 एकम 13। सिंपल है। इतना करने के बाद में 2 कितनी बार आया है? 2 आया है 2 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और 13 कितनी बार आया है? 13 भी कितनी बार? 1 बार आया है। बताओ, ये हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व। बताइए कैसा लगा? इसको करने के बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद में आप देखिए अगला वाला प्रश्न है, ये 2 की घात 2, 3 और 13। अगला वाला है हमारा कितना? 38 और 25। 38 और 25 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप हटा सकते हैं, ये आपका हो गया होगा। अब हमें करना है कितना? 38 और 25। तो 38 और 25 देखिए ऐसे लिख लेना है।
अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचा, 22 हो गए हैं। 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा, 3 5 15। 3 से फिर करेंगे हम, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर कितना बचा 1 और 3 5 15। 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर हम करेंगे कितने से, 5 से, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 एकम 5 के बाद में कितना बचेगा हमारा 3 और 5 7 35 और फिर हम इसको 17 से करेंगे, 17 एकम 17। बताओ क्लियर है? बहुत ही आसान है, नॉर्मली आप करते रहिए। 2 की घात कितना है, 3 की घात 2 है, क्योंकि 3 कितनी बार आया है, 2 बार। फिर 5 की घात 2 है, 5 2 बार आया है। फिर हम बात करते हैं किसकी, 17 की। 17 कितनी बार आया है, 17 आया है हमारा 1 बार। तो कितनी घात, 17 की घात 1 लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए ये कैसा लगा आपको, कमेंट में लिखते जाना है कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारा हो जाता है क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के। अब हम देखते हैं 5005। तो 5005 को लिखेंगे आप कुछ इस प्रकार से, 5005। उसके बाद में हम निकालेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 5005। 5 से करेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। 7 से करेंगे, 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 चौक 28। फिर कितना बच रहा है हमारा यहाँ से, 28 के बाद 2 और 7 3 21। अब 11 से करेंगे, 11 एकम 11 3 बचेगा, 11 3 33 और 13 से करेंगे, 13 एकम 13। क्लियर है? आगे देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। 11 कितनी बार आया है, 1 बार। 13 कितनी बार आया है, 1 बार। तो आपका हो जाता है क्या ये 5 7 11 और 13। क्लियर है? ऐसे ही करके अगला वाला हमारा जो है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला जो है वो है 74 और 29। तो 74 29 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 17 से मैंने करके देख लिया था, और इसको 17 से ही करना पड़ेगा। तो 17 चौक होते हैं हमारे कितने, 68। उसके बाद में 68 से 6 बचेगा और फिर 6 को हम मानेंगे तो 62 हो जाएगा। और फिर हमारा होता है 17 3 51, 17 हाँ 17 3 51। फिर यहाँ से 11 बचेगा, 11 को मानेंगे 9 के आगे तो 19 हो जाएगा, 119। तो 11 7 119 होता है, हो गया। अब 19 से करिए, देखिए 19 से कम 19, 19 दूनी 38। कितना बचा यहाँ से 2 और वो 5 और 19 3 57 और 23 से करेंगे, 23 से कम 23। क्लियर है? बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इस तरह से करने के बाद में यहाँ पर 17 और 19 और उसके बाद में 23 लिखना है। क्लियर है? ये हो जाता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, हमने सभी के सभी सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगती है जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पूर्णांक यानी कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये जो पूर्णांक दे रखे हैं इनके हमें एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम इसकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। बहुत ही आसान तरीके से एक एक चीज में क्लियर करवाऊंगा आपको, बस बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, 26 और 91। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, देखिए सबसे पहले हम 26 के निकालते हैं और 91 के, दोनों के निकाल देते हैं साथ में। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 3 6। 13 से करेंगे 13 एकम 13। 7 से करेंगे 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। क्लियर है? इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर लिखना है 2 की घात 1। 2 की घात 1 क्यों लगाया है, देखिए 2 की घात 1 इसलिए लगाया है क्योंकि 2 कितनी बार है, 1 बार है। ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13 कितनी बार है, 13 हमारा 1 बार है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें 7 1 बार है और 13 1 बार है, तो घात भी तो लगानी पड़ेगी। एक एक आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे हम देखें, हमें निकालना है इसका एचसीएफ। ठीक है, इतना तो ये सही हो गया आपका। 2 और 3 एक होता है 7 और 13। फिर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका, 26 का और 91 का एचसीएफ निकालेंगे।
और फिर हम इसका एलसीएम भी निकालेंगे, किसका, 26 का और 91 का। लेकिन पहले एचसीएफ निकालेंगे। देखो यहाँ पर एक बात होती है सोचने वाली, गौर से सोचना कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है और जिसकी घात छोटी होती है। दोनों में कॉमन होना चाहिए और जिसकी घात छोटी होती है। अच्छा सर, ऐसा भी तो कभी होता है कि जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ क्या करें, रहता है, सभी में कॉमन रहता है। अगर कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे वहाँ पर एक कॉमन रहता है, क्योंकि सभी के अभाज्य गुणनखंडों में एक तो रहता है, आपको पता होगा ये। तो यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ एक रखेंगे। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पर 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं, 13 इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमने क्या कहा था कि छोटी घात लेना है, तो छोटी घात तो इसमें है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 13 लिख देंगे एक बार में, 13 आया। अब हम एचसीएफ में लिखते हैं बड़ी घात, लेकिन सभी की घात क्या है, कॉमन है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे कितना, 7। उसके बाद में 13 कॉमन है तो 13 को लिख देंगे। अब इन सभी का गुणा कर दीजिए, 13 7 91, 91 दूनी 182, ये हो गया। ठीक है, इनको आपको नहीं करना है, ये रेज कर देना, केवल इतना इतना करना है इसको, और आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं वहीं पे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, जांच, और जांच में हमें लिखना है क्या, जांच में लिखना आप के 2 संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, HCF और LCM के बराबर होता है 2 संख्याओं को। तो 2 संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, एक है 26 और एक है 91, 26 और 91। उसके बाद में हम देखें HCF हमारा कितना दे रखा है, HCF हमारा दे रखा है 13 और LCM हमारा दे रखा है कितना, 182। तो HCF और LCM आपको ऐसे लिख लेना है, ये आपकी दोनों संख्याएं हो जाती हैं। दोनों का गुणा कीजिए, तो दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 23 और 66। ठीक है, अब जब इधर आप गुणा करेंगे तब भी आपका कितना आना है, 23 और 66। 23 66 इधर भी आएगा, 23 66 उधर भी आएगा। मतलब LHS और RHS आपके कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बताइए कितने आसान तरीके से मैंने आपको एक एक चीज क्लियर करवा रखी है, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, एक एक चीज क्लियर करवा रखी है। अब बताओ वीडियो कैसी लगती है। अब यहाँ पर आपको पहला करने के बाद में इसके जितने भी पार्ट हैं, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि आप खुद से करेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये तो आपका हो ही गया होगा, इसको नोट कर लेना है आपको। ठीक है, अब हमारा अगला वाला देखिए, अगला वाला कितना है, ये आपका पहला वाला हो चुका था। अगला वाला हम देखें, क्योंकि हमें ये चीजें सेम लिखना है इसलिए मैंने रफ नहीं किया उसको। और 510 और 92 का, तो यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, 510 और 92। 510 और 92 दोनों के हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। 510 से लिखना है और फिर लिखना है क्या, 92। तो यहाँ हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10, और फिर ये हमारी 0 आ जाती है। नहीं, ये होता है, 1 मिनट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 5 10। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 5 15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17। क्लियर है। ऐसे ही आपको 92 का करना है, तो 92 में देखिए 2 से करेंगे, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 तिये 6, 1 मिनट, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6 और 23 से करेंगे, 23 से कम 23। ये आपको अच्छी तरह आते होंगे अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो देखिए 5 के जो अब 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 2 3 और 5 और 17, 5 और 17 सभी की घात 1 1 है। ठीक है, अब 92 का देखिए, तो 92 में 2 की घात 2 लगा देंगे। उसके बाद में 23 है, तो 23 एक बार आया है, 23 की घात हम लगा देंगे, लेकिन इसमें हमारा 2 और है, तो 2 की घात 2 लगाई दी है हमने। ये हमारी घात कितनी, 2 की घात 2।
क्लियर है? एक मिनट। तो ऐसे आपको कर लेना है। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, आगे देखेंगे हम 510 और 92 के जो HCF है उसको ज्ञात करेंगे। फिर 510 और 92 का हम क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF में मैंने आपको क्या समझाया था, LCM में मैंने आपको समझाया था कि ये जो कॉमन होता है सभी में और जिसकी घात छोटी होती है, देखो इसमें कितना कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है और घात छोटी किसकी है, 510 वाले की। तो हमारा HCF जो है वो 2 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर LCM की बात करें तो LCM हमारा कितना है, 2, जिसकी घात बड़ी है उसको पहले लिखेंगे। आप चाहे तो उसको डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे हम क्या, 3 जो कॉमन नहीं है, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 17 और फिर लिखेंगे हम कितना, 23। तो ये हो जाता है। और उसके बाद में हम देखेंगे क्या, इन सभी का गुणा करके इसको आपको लिखना है, दो बार लिखना है, यानी कि आप 4 भी लिख सकते हो और फिर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर 23,460 आने वाला है आपका। यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, 23,460। मैंने पहले ही गुणा करके रखा था, आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने पहले से ही करके रखा है। तो इन सभी का जब आप गुणा करोगे तो आपका आएगा 23,460। क्लियर है? अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। देखिए दो संख्याएं हमारी 510 है और 92 है, दोनों संख्याएं हमारी 510 और 92 हो जाती है। HCF हमें दे रखा है कितना, 2, और LCM हमें दे रखा है 23,460। 23,460 हमारा क्या दे रखा है, LCM दे रखा है। HCF हमारा 2 दे रखा है, उसका गुणा कर लेंगे और इसका गुणा कर लेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 46,920। 46,920 इसका गुणा कर नहीं पाएगा, इसका भी गुणा करेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 46,920। उधर भी 46,920, इधर भी 46,920। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक ये हो गया आपका। आप अगला वाला देखें, बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको समझना है, फिर आपको इसको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सरल तरीका है। अब हम देखते हैं क्या अगला वाला। तो अगला वाला हम सबसे पहले इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 336 और 54 का। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, 336 और 54, यहाँ पे लिखेंगे 336 और 54। अगर अब हम निकालेंगे इसके क्या अभाज्य गुणनखंड, तो 336 और 54। देखो 336 और 54 इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इधर लिख लेते, इधर स्पेस अच्छा है। और यहाँ पे देखिए पहले हम निकालते हैं 336 के, 2 से निकालेंगे, 2 एक कम 2, कितना बचा 1, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से निकालेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से निकालेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से निकालेंगे 7 एकम 7। क्लियर है? अब हम इसको निकालते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27 और 3 तिरके 9 और 3 एकम 3। दोनों के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं आसानी से। अब हम देखिए इधर क्या करते हैं, सबसे पहले 336 में 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आपको यहाँ 2 की घात लिखनी है बच्चों 4, और हमारा फिर कितना आया है 7, कितनी बार, 1 बार। तो नॉर्मली उसको 1 बार आपको ऐसे लिख लेना है। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार दे रखा है, 2 एक बार दे रखा है। उसके बाद में हम फिर देखें 3 कितनी बार दे रखा है, 3 दे रखा है 3 बार। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके HCF और LCM, यहाँ से आप भी खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान तरीका है आपके लिए। मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करवा रखी है, डाउट का कोई काम नहीं होता है, मैं डाउट रखता ही नहीं हूं अपनी क्लास में। आप देखें 336 और हमारा 336 और एक और है 54, इसमें हम निकालेंगे क्या, HCF, और 336 और 54 का हम निकालेंगे क्या, LCM। तो बच्चों HCF कितना दे रखा है, HCF दे नहीं रखा, निकालना पड़ता है। और वो संख्या होती है HCF में जिसकी घात कैसी होती है, छोटी होती है, जो कॉमन होती है। तो दोनों में कितनी घात है, 2 है, जो जिसकी घात छोटी है, जो दोनों में कॉमन है। तो HCF आपका कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। यहाँ पर आपका इसमें एक और था यार 3, तो इसमें आपको इसको लिखना है, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, 3, इसका ध्यान नहीं किया मैंने।
देखो इसमें 4 के बाद 3 आया था, फिर 7 आया था। 2 की घात कितनी हो जाती है हमारी? 4, और फिर 3, और फिर 7 हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वो ध्यान में नहीं रहा था मेरा, तो आप लिख लेना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर दोनों में 3 भी कॉमन है, घात किसकी छोटी है? 3 की, तो 3 को आपको ऐसे लिख लेना है। सभी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6। ठीक है, दोनों का गुणा करने पर 6 हो जाता है, तो एचसीएफ आपका 6 आ जाता है। एलसीएम देखिए, एलसीएम में आपको जिसकी घात बड़ी होती है, जैसे 2 की घात कितनी है? 4 है, तो उसको लिख लीजिए। अब 3 की घात, ये भी आपकी 3 की घात 3, ये भी बड़ी संख्या है, तो इसको लिखना है। फिर आपको कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अब इन सभी का आपको क्या करना है? इसको खोल के लिखना है। जैसे 2 को कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। 3 को कितनी बार लिखना है? 3 को लिखना है आपको, उसको 3 बार लिखना है, और फिर इसका सभी का गुणा कर लेंगे तो आपका आएगा 3024। कितना आएगा बच्चों? 3024। ठीक है, अब देखिए दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी? 336 और 54, यही दोनों संख्याएं थी। अब एचसीएफ की बात करें तो 6 होता है, एलसीएम की बात करें तो 3024 होता है। 3024 मतलब 3024। अब हमें क्या करना है? इनका गुणा कर लेना है, तो 18144, 18144, और इधर भी हमारा क्या होगा? 18144। तो दोनों तरफ आपको गुणा करने पर अगर बराबर आता है तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर होने के बाद मैं आगे आपको बता दूं, ये क्लियर हो चुका है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखें, अगला वाला क्वेश्चन है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से और क्लियर समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सर ये तो पहले वाले क्वेश्चन में भी था। बिल्कुल सही सुना आपने, ये पहले वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन इसमें अब की बार हमें जांच नहीं करना है। ये क्वेश्चन उसी की तरह है जो पहले क्वेश्चन था, उसी की तरह। अब इसमें हमें जांच नहीं करनी है। अब देखिए इसमें लेकिन संख्याएं 3 दे रखी हैं। ठीक है, तो 3 संख्याएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले लिखेंगे हम क्या? 12, और फिर लिखेंगे हम क्या? 15, और फिर लिखेंगे हम क्या? 21। अब हम इसके एचसीएफ भी निकालेंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम भी निकालेंगे। दोनों निकाल के बताना है। पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 12 के करेंगे, और 15 के करेंगे, और 21 के करेंगे। 12 के, 15 के और 21 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 3 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, यहाँ 3 से करेंगे 3 5 15, 5 एकम 5, 3 से करेंगे 3 7 21, और 7 एकम 7। क्लियर है? ऐसे करने के बाद में अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छी तरह आते हैं। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार दे रखा है? आप कहोगे सर 2 दे रखा है 2 बार, तो घात कितनी आना है? 2 आना है। 3 कितनी बार दे रखा है? 1 बार, तो घात कितनी आना है? 1 आना है। 3 कितनी बार दे रखा है? 1 बार दे रखा है, घात 1 आई। 5 कितनी बार दे रखा है? 1 बार, घात 1 आई। उसके बाद में हमें अगला वाला 3 कितनी बार दे रखा है? 1 बार। 7 कितनी बार दे रखा है? 1 बार दे रखा है। बहुत ही आसान है, केवल एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, इसके अलावा कुछ नहीं निकालना। तो हमने अभी तक अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। निकालने के बाद में हम इसके एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको सिखाया है कि जिसकी घात कैसी होती है? छोटी होती है, और जो सभी में कॉमन होता है हम उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए 3 3 और 3, इनमें घात कैसी है? सभी की घात, सभी की घात 1 1 दे रखी है, तो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा? हमारा 3 ही होगा ना है। ठीक है, कोई की घात बड़ी थोड़ी सी है, सभी की घात समान है। अब यहाँ पर और कुछ दे रखा है कॉमन? आप कहोगे सर कॉमन कुछ और है ही नहीं, तो अब कुछ भी कॉमन नहीं होता। यहाँ पे पहले 12 15 और 21 के एचसीएफ में हमें 3 दे रखा है। 3 एक बार आया है, इसीलिए हमने क्या लिखा? एक बार नॉर्मल 3 लिख दिया है। क्लियर है? अब आगे आप देखें 12 का, 15 का और 21 का हम एलसीएम निकालें बच्चों, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखता है बड़ी घात, तो भाई बड़ी घात किसकी है? बड़ी घात 2 की है। फिर उसके बाद में हम देखें 3 तो कॉमन है, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे। फिर हमारा कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और फिर हमारा कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। फिर हम इन सभी का करते हैं गुणा।
यहाँ पे 7 5 35, 35 दिए 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420। तो 420 क्लियर है आपका, 420 इसका आंसर हो जाता है। कैसी लगती है वीडियो बताइए ज़रूर। तो पहला पार्ट कंप्लीट होता है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाना। और पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद में अब हम करते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, लेकिन बहुत ही आसान है, वो भी आसान है। मैंने आपसे क्या कहा था, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन होता है। जब आप इसको कॉमन ले रहे होंगे तो एक आपका प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कॉमन क्या लिया जाए एचसीएफ में। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। लो, क्लियर है ये। अब हम देखते हैं यहाँ पर 17, 23 और 29 सभी के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे भाई, 17 ही निकलेगा। तो 17 में अभाज्य गुणनखंड 17 ही निकलेगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही निकलेगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 ही निकलेगा। अगर इनके आप गुणनखंड निकालते ऐसे 17, तो 17 17 से डिवाइड होता है, एक बार गया, बताओ। तो ऐसे इनके सभी के 23 के 17 के, ये एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड केवल वही संख्या और एक होता है। तो यहाँ पर सभी में हमारा क्या होगा, आपका एक और आ जाएगा सभी में। तो ये इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड में वो स्वयं होती है और एक होता है, दो गुणनखंड होते हैं उसके। और बाकी सभी संख्याएं भाज्य होती हैं, उनके 3 गुणनखंड होते हैं। आगे एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में आप एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे दोनों। एचसीएफ हमें 17 का और 23 का और 29 का, और यहाँ पर हमारा 17 का, 23 का और 29 का क्या करना है, एलसीएम दोनों ही। अब बताओ मुझे एचसीएफ में क्या लिखूं। वेरी गुड, एचसीएफ लिखना है हमें कितना, एक, क्योंकि सभी में क्या कॉमन आया है बच्चों, एक कॉमन आया है, इसीलिए एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि एलसीएम क्या करें हम एलसीएम में। तो एलसीएम में सभी में कॉमन पहले देखते हैं एक, तो एक तो सभी में कॉमन है, उससे नहीं बोलना है। उसके बाद में हम देखते हैं कितना, 17, 23 और 29। तो यहाँ पे आप लिखते हैं क्या, 17, 23 और 29। अब सभी का गुणा कर लेंगे, सभी का गुणा करेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11, 33, 9, 11,339, मतलब 11, 33, 9 ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो बताइए कैसी लगती है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। समझ में आया क्वेश्चन कितना आसान था। इनका सभी का आपको गुणा कर लेना है। अगर मैं गुणा करूंगा तो बच्चों ये आपको बहुत ऐसा हो जाएगा लंबा चौड़ा प्रश्न, तो इसीलिए मैंने गुणा नहीं किया था। इतना होने के बाद में हम अगला वाला पार्ट देखते हैं 8, 9 और 25 का। ये आपको नोट कर लेना है इसको ध्यान से। और अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हमारा होता है क्या, 8 का, और उसके बाद में हमारा 9 का, और उसके बाद में हमारा 25 का। 8, 9 और 25 का यहाँ पर लिखना है आपको 8, फिर लिखना है आपको 9, फिर लिखना है आपको 25। तो 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिरके 9, 3 एकम 3, 5 से करेंगे 5 25 और 5 एकम 5। बताओ ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है आपके ये। तो ये आपका होने के बाद में हम देखते हैं क्या कि 8 जो है वो 2 की घात कितनी है, 3 है, क्योंकि 8 दो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ऐसे ही 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ऐसे ही 5 कितनी बार आया है, हमारा 2 बार आया है। अब मुझे बताओ कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं आपकी, इनमें कभी आप एचसीएफ निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे ना, कॉमन ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया है, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां एक कॉमन होता है, क्योंकि सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में एक तो कॉमन रहता है। अब हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ बच्चों होता है 8, 9 और 25 का, और एक होता है हमारा क्या, एलसीएम। एलसीएम होता है 8, 9 और 25 का। अब देखिए यहाँ पर आपको एचसीएफ दिख रहा होगा, एचसीएफ क्या आने वाला है बच्चों, एक आने वाला है। अब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम में एक आएगा, लेकिन 2 की घात कितनी दे रखी है,
3 दे रखी है। फिर हमारा 3 की घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। फिर हमारा 5 की घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। सभी को लिख लेंगे। अब देखिए आगे, यहाँ से आगे हमें करना है क्या, यहाँ से आगे हमारा होता है इन सभी का गुणा कर लेंगे। सभी का गुणा करेंगे तो आपका 1800 आ जाएगा। आप चाहें तो कोशिश करके देख लेना है। हाँ, 1800 आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर इसको खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, फिर सभी का गुणा करने पर आपको 1800 प्राप्त हो जाएगा। ये आपको गुणा करके देख लेना है। अगर मैं गुणा करूंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें इसको कर लेना है, आपको ये नोट कर लेना। उसके बाद में हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमें क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 का हमें 9 दिया है, और LCM हमें 306 और 657 का कितना दे रखा है, ज्ञात करना है, दिया नहीं है। तो LCM ज्ञात करना है, HCF हमें पहले से ही दे रखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है। HCF और LCM क्या होता है कि दो संख्याओं का जो दो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं हमारे, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के बराबर में होता है। एक बार और सुनिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो हमारा HCF और LCM के बराबर में होता है। वो हमारा होता है क्या, HCF और LCM के बराबर में। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों को आप इसको ऐसे सॉल्व करना है। यहां पे लिखेंगे क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का या दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है HCF और LCM दोनों के बराबर में होता है। ध्यान रहे, जब भी हम HCF और LCM में कोई सी भी एक संख्या के निकालने की बोले तो आपको बताना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के बराबर में होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें दे रखे हैं 306 और 657। उसके बाद में हमें HCF दे रखा है 9। बच्चों HCF पहले से ही दे रखा है, और LCM हमें 306 और 657 हमें निकालना है। ठीक है, 306 और 657 का LCM हमें निकालना है। HCF हमें 9 दे रखा है, इसीलिए हमने 9 लिख दिया है। अब 9 की साइड चेंज करेंगे तो ये होता है 306 इंटू 657 बटे में कितना, 9। और इधर क्या बचता है आपका, LCM 306 और 657। क्लियर है, 306 और 657। इसको डिवाइड कीजिए ऐसे 3 से, 3 एकम 3, वो सॉरी 9 से, 9 ती है 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, LCM 306 और 657, और यहाँ पर जो है संख्या आपकी होती है 657 इंटू 34। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, अच्छे से समझिए। 306 और 657 बहुत ही आसान है। अब इस सभी का गुणा कर लेंगे। इन सभी का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 22, 33, 8। यही होगा 22, 33, 8। इस सभी का आपको गुणा कर लेना है। गुणा मैंने पहले से ही कर रखा है, इसीलिए मैं अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता, ना आपका ना मैं अपना। तो ये आपका क्लियर हो जाता है यहाँ तक। बताओ, ये क्लियर होने के बाद में अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चों एक चीज को समझिए जरा, मैंने यहाँ संख्या ली है 6, और 6 की घात हम कोई सी भी जैसे n है, n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 6 की घात n है वो आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन उसका अंक जो है वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। बच्चों एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि यहाँ पर 6 की घात n लिया है मैंने। 6 की घात n मतलब क्या कहना चाहता है, 6 की घात n में 1 भी ले सकते हैं आप, 6 की घात n में 2 भी ले सकते हैं आप, 6 की घात n में 3 भी ले सकते हैं आप, कितना भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ तक एग्जाम्पल में आप देखिए
मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे मैंने n एक प्राकृत संख्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है, उसको आप कुछ भी ले सकते हो प्राकृत संख्या में, 1 2 3 4, जितनी आपकी मर्जी चाहे उतना ले सकते हो। फिर से क्लियर कर दूं, हमें एक संख्या दे रखी है 6 जिसकी घात है n, और n है एक प्राकृत संख्या जिसको हम कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम उसको उसकी घात लगाएं, जितनी भी लगाएं, लेकिन वो संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होनी चाहिए। जैसे मैंने 6 की घात n लगाई है, तो n के बाद में जो संख्या हमारी बनेगी वो 0 पर समाप्त है या नहीं। देखिए और अच्छे समझाता हूं मैं आपको। जैसे 6 दे रखा है, तो 6 की घात 1 लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 6 ही प्राप्त होगा। 6 की घात अगर मैं 2 लगाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 6 की घात 2 लगाने पर भी मुझे कितना प्राप्त होगा, 6 6 36। ठीक है, आगे ऐसे ही और लगाऊंगा, 216 हो जाएगा, और बढ़ाएंगे, संख्या आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी भी ये संख्या आपकी ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। हमें इस संख्या को 0 पर समाप्त करना है, चाहे आप 6 की घात में कुछ भी लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन हमारी ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कब होता है बच्चों, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं ऐसा कब होता है। जैसे ऐसा जब होता है, जैसे ये तो आपका नहीं हो रहा है, मैंने मान लो 10 लिया, चलो 20 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ठीक है, ये संख्या हमारी कितने पर समाप्त है बच्चों, 0 पर समाप्त है या नहीं है, 0 पर समाप्त है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, संख्या 0 पर समाप्त है आपकी, चाहे आप घात कितनी भी लगा दीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने घात 2 लगा दी, ठीक है, 2 घात लगा दी मैंने, या 1 घात लगा दी। अगर 1 घात लगाता तो मुझे कितना प्राप्त होता, 10 प्राप्त होता। मैंने 2 घात लगा दी तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है, 100 प्राप्त हो रहा है। अंक 0 पे समाप्त तो है, आप कितनी भी घात लगा दीजिए, यहाँ 0 आना चाहिए, इसके इकाई के अंक में 0। तो इकाई के अंक में 0 कब आती है बच्चों, जब हम क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना चाहिए तब। जैसे ही इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 2 और 2 और 5, तो देखिए 2 और 5 इसमें भी आ गया, मतलब संख्या जो है आपकी वो क्या है, 0 पर समाप्त है, 0 पर समाप्त है। लेकिन एक कंडीशन बन रही है उसमें कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दे रखा है। बच्चों ऐसे ही आप यहाँ पे समझें कि ये जो संख्या है इसके गुणनखंड 3 और 2 हो रहे हैं, या 2 और 3 भी बोल सकते हैं आप। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। इसको भी देख लीजिए आप एक बार, 2 3 और 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में एक बार 2 और 5 जरूर आया है। तो बच्चों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कोई सी भी संख्या हो, अगर वो 0 पर समाप्त होना चाहती है, किसी संख्या प्राकृत 0 यानी कि n के लिए, तो उसको एक ही कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि उसके जो है अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का आना अनिवार्य है, 2 और 5 का आना बहुत जरूरी है, तभी वो संख्या हमारी क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे ही इसका आपको लिखना है क्या, ये संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। कोई सी भी संख्या जब वो 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आना चाहिए, एक बार 2 और 5 आना जरूरी है। और यहाँ पे चूंकि हमने 6 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो है हमारे 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, बस यहीं पे बात समझ में आ जाती है आपकी कि जब हमने गुणनखंड किए 6 के तो 2 और 3 होने वाले हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 बार पर लिखा है, एक हटा देना आप, पर यह 2 और 5 के रूप का नहीं है भैया, ये 2 और 5 के रूप का नहीं है। जब हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 और 5 नहीं आए, 2 और 3 आए थे। हमारी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, जब 2 और 5 आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना, अर्थात यह कभी, इसमें बड़ी की मतलब लगाना, कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती किसी संख्या n के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको नोट कर लेना, बहुत ही सरल और कम भाषा में मैंने आपको ये लिखा है। तो प्रश्न आपका ये हो जाता है कंप्लीट 6वें नंबर का। अब हम देखते हैं सॉरी 6वें का, 5वें का कंप्लीट, और ये हमारा होता है कौन सा, 6 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर हमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और एक संख्या ये दे रखी है, दोनों की दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। दोनों की दोनों संख्या भाज्य तो हैं,
लेकिन हमें बताना है कि ये संख्या भाज्य है, पर ये संख्या भाज्य क्यों है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले ही, कि हमारी जो संख्या होती है वो भाज्य कौन सी होती है, और हमारी एक और संख्या होती है वो होती है अभाज्य, वो कौन सी होती है। दोनों भाज्य और अभाज्य हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। भाज्य संख्या वो होती है बच्चों जिसके गुणनखंडों में, जैसे मैंने एक संख्या मान लेता हूँ, मैं आपके यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने 4 को लिखा, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है बच्चों, 2 और 1, ये हम अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही अगर मैं 6 के लेता हूँ तो 6 के आते हैं 2, 3 और 1। ऐसे ही अगर मैं लेता हूँ 8 के, तो 8 में क्या आता है, 2, 2, 2 और 1। ऐसे अगर मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो अभाज्य संख्या जैसे मान लो 3 है और 5 है और 7 है, ये हमारी अभाज्य संख्या है। दोनों में क्या क्या अंतर होता है उसको देखिए। तो यहाँ 3 को आप लिखेंगे 3 गुणा 1, 5 को लिखेंगे 5 गुणा 1, 7 को लिखेंगे 7 गुणा 1। मतलब 3 के जो अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने दिख रहे हैं, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं 2, और हमारी जो भाज्य संख्या होते हैं उसके होते 3 या फिर उससे अधिक। बच्चों समझ गए आप, भाज्य संख्या वो होती हैं जिसके 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं या फिर 3 होते हैं, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। ठीक है। अब हम पता चला लेंगे कि भाज्य क्यों है और क्यों नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक ही कंडीशन, और वो है हमारी क्या, ए। देखिए एक संख्या दे रखी है हमें, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, चूंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये संख्या दे रखी है। इसमें हमें एक संख्या ऐसी बताओ जो कॉमन दे रखी है। तो आप कहोगे सर 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे 13 और अंदर 7, 11 और 13 प्लस 1। अब देखिए कितनी संख्या बन गई आपकी, एक तो ए बन गई और एक पूरी, इसको आप गुणा करके और एक जोड़ दोगे, यहाँ पे हमारा हो जाता, सॉरी एक मिनट, जब हमने यहाँ से 13 कॉमन लिया था, एक मिनट मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, गलती हो गई थोड़ी। ये संख्या जो दे रखी है इसमें हमें 13 एक कॉमन दे रखा है, ओवेनिस्ट है 13। तो 13 को बाहर निकालेंगे, 7 और 11, और यहाँ से हमारा 1 हो जाता है, क्योंकि कॉमन ली है ना संख्या। जहाँ कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या का वापस उसी संख्या में भाग देते हैं। तो 13 का 13 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस लगाना है और 1 लिख लेना है, क्योंकि इसको भी तो हमने कॉमन निकाला है। अब देखिए 1 का हम 11 में करेंगे, 11 से 77, और फिर 1 को जोड़ देंगे तो 78। तो एक संख्या हमारी ये हो जाती है, एक ये सभी हो जाती है, और दूसरी हमारी होती है कौन सी, 1 ये हो जाती है। अब बताओ कितनी संख्या हो गई, 1 2 3। तो हमारी संख्या भैया कैसी है, ये भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं वो हमारे कितने हैं, 3 है। और हमारी अभाज्य संख्या होती तो कितने गुणनखंड होते, 2 होते। तो बस यही कंडीशन है इसकी, इसीलिए लिखेंगे यहाँ। इसीलिए हमारी ये संख्या कैसी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये हमारी जो संख्या है वो इसीलिए एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसीलिए भाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंडों में हमारे 3 गुणनखंड आ गए हैं। अब देखिए अगली वाली हमें जो दे रखी है यहाँ पे, चूंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 ये संख्या दे रखी है हमें। क्लियर है। अब इसमें आपको 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, 5 यहाँ पे भी दिख रहा है। बाहर कॉमन निकाल लीजिए 5 को, यहाँ से 7 6 और यहाँ कॉमन निकाला तो 1 4 3 2 1 प्लस 1, क्योंकि कॉमन निकाल लिया है, और सभी में हमारी 1 तो रहती है। आप इन सभी का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है। इनका गुणा करने के बाद में आपको जो प्राप्त होगा एक संख्या वो बन जाएगी, और एक हमारी 5 है और दूसरी हमारी कितनी है, 1 है। तो बच्चों बताओ कितनी संख्या हो गई हमारी, 3 हो गई, 1 2 और वो 3। और 3 संख्या किसकी होती हैं, भाज्य की। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसीलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 हमारी कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। यहां पे लिखेंगे हम क्या, एक हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। क्लियर है। ऐसे आपको कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है।
अगला वाला प्रश्न देखें, तो अगला वाला प्रश्न है बच्चों बहुत ही सरल और आसान। यहाँ पे हम देखेंगे किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है ऐसे कुछ करके। तो वृत्ताकार पथ है, सॉरी वृत्ताकार पथ ऐसे ही वृत्त के आकार का नहीं, यही है। देखो एक खेल का मैदान है, इसके चारों ओर, जैसे ये खेल का मैदान ये हो गया, इसके चारों ओर हमारा एक पथ दे रखा है वृत्ताकार यहाँ पे। और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, अगर इस मैदान का एक चक्कर लगाती है कौन, सोनिया। जैसे यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, सोनिया ने एक चक्कर लगाया, सोनिया ने एक चक्कर लगाया, उसको 18 मिनट लग गए, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने, रवि को 12 मिनट लगते हैं। और एक भैया एक हमारे रवि भी हैं, तो रवि भी इसका एक चक्कर लगाते हैं तो उसको मिनट लगते हैं कितने, 12 इसका एक चक्कर लगाने में। अब वो कह रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए जब सोनिया ने इसका एक चक्कर लगाया तो उसको 18 मिनट लगे, फिर इसका एक और चक्कर लगाई सोनिया तो उसको कितने, 18 मिनट फिर लग गए, मतलब कितने मिनट हो गए, 36 मिनट हो गए। अब रवि ने एक चक्कर लगाया 12 मिनट, फिर एक चक्कर लगाया फिर 12 मिनट, फिर एक चक्कर लगा देगा वो, फिर कितने हो जाएंगे उसके, 12 मिनट फिर हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 36। भैया रवि जब हमारा 3 चक्कर लगाता है तो कितने होते हैं, रवि जब 3 चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट हो जाएंगे, और सोनिया हमारी 2 चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट हो जाएंगे। यानी कि उसी समय में रवि 3 चक्कर लगा देता है और उसी समय में सोनिया हमारी 2 चक्कर लगा देती है। तो ये क्लियर हो जाता है आपका। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, और जिससे आप क्लियर हो जाए। अब देखिए हमें क्या करना है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे एक भाषा छोटी सी हल्की, यहाँ पे लिखना कि सोनिया और रवि, सोनिया और रवि द्वारा पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगने वाला समय वो होता है हमारा कितना, 18 और 12 का एलसीएम। हमें 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेना है। 18 और 12 का एलसीएम निकालने के बाद में जो संख्या आएगी वही हमारी क्या होगी, उसकी समय होगा। तो कितना समय लगेगा वो बताना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 18 का, एक मिनट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ तो आपको आसानी होगी। 18 का और 12 का हमें पहले निकालना है क्या, एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 और फिर लिखेंगे क्या, 12। 2 से करेंगे 2 नंबे 18, 3 से करेंगे 3 त्रिके 9 और 3 से करेंगे 3 एकम 3, मतलब 2 और 3 की घात 2। और यहाँ पर हम 12 का करेंगे 2 से, 2 छिंग 12, 2 तिये 6 और 3 से करेंगे 3 एकम 3, मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब एलसीएम में आपको पता ही होगा, एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन होती है, जिसकी घात बड़ी होती है उसको ली जाती है। जैसे यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 दे रखा है, ठीक है, 2 की घात 2 बड़ी घात ली है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 दे रखा है, तो 3 की घात बड़ी कौन सी है, 18 वाले की। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में अब देखिए यहाँ पर ये हो जाता है हमारा 4 और ये हो जाता है हमारा कितना, 4 के बाद में ये 9 हो जाएगा। सभी का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों के दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सरल सी भाषा लिखी है मैंने थोड़ी सी, ये हमारा क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में लिख के जाना कि मज़ा आया। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।